सबसे पहले मैं मिशेल चौधरी साहब को बुलाऊंगा। मिशेल चौधरी साहब जमात इस्लामी कल्याण के एक एक्टिव रुकन है, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उसके अलावा कल्याण में एस्पायर एजुकेशन सेंटर जो एक बहुत ही एक्टिव एजुकेशनल सेंटर है जहाँ पे स्टूडेंट्स गाइडेंस काउंसलिंग वगैरह के लिए आते रहते हैं। मैं मिशेल साहब को आवाज़ दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखें। मिशेल भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रिस्पेक्टेड गेस्ट और डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उन तलबा तालिबात को यहाँ मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने हाल में जो भी इम्तिहानात हुए हैं उसमें बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की है। और दूसरी मुबारकबाद इस बात के लिए दूंगा कि आप अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ फ़िक्रमंद हैं और ये एहसास आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर खींच कर लेकर आया है कि आपको करियर का इंतखाब कैसा करना चाहिए, करियर गाइडेंस के अंदर क्या चीज़ें होती है, स्कॉलरशिप्स को कैसे अवेल किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आज जो ज़माना जिसमें हम लोग जी रहे हैं ये कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन का ज़माना है। मालूमात का एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। आज जितनी तरक्की, जितने इजादात, जितना रिसर्च हुआ है दुनिया में, इतनी ज़्यादा तरक्की, इजादात और रिसर्च इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई है कि आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया में बहुत सारे नए नए करियर्स जो है वजूद में आए हैं। पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे महदूद और लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते थे, अपॉर्चुनिटीज़ होती थे, किसी कदर तलबा तालिबात को चुनने के लिए भी आसान हो जाता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि फिर बहुत सारा उसके अंदर ये सवाल पैदा होता है कि हम इसमें से कौन सा करियर चूज़ करें और हमारे लिए कौन सा करियर ज़्यादा बेहतर हो। और फिर दूसरी चीज़ क्या हो गई है, आज स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया। आप देखिए पहले जैसे वकालत एक शोबा, एक फील्ड हुआ करती थी, लॉ एक फील्ड था, फिर लॉ के अंदर सिविल और क्रिमिनल आ गया, फिर क्रिमिनल के अंदर और फर्दर डिवाइड होकर क्या हो गया, साइबर सिक्योरिटी अलग से एक शोबा बन गया है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो हर फील्ड के अंदर क्या हो गया है, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया है। मतलब अब आप सिर्फ कोई एक फील्ड में करियर करेंगे ऐसा नहीं है, उस फील्ड के अंदर बहुत सारी सब फील्ड्स वजूद में आई है और ये मौका होता है कि आप किसी सब फील्ड के अंदर भी अपना करियर कर सकते हैं। अब आम तौर पे ये होता है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ये विश और ये सोच होती है कि करियर अगर कहीं करना है, करियर अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के अंदर हो सकता है या इंजीनियरिंग के अंदर करियर हो सकता है। लेकिन असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में मेडिकल और इंजीनियरिंग से आगे भी जहाँ बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें आज वजूद में आई है। आपको मैं एक सिर्फ शॉकिंग सर्वे बताना चाहता हूँ कि आप देखिए हमारे यहाँ पे आर्ट्स की आमतौर पे कोई अहमियत और वैल्यू नहीं होती है, बराबर है। ऐसा लगता है कि आर्ट्स यानी जो सबसे होशियार बच्चा होगा वो साइंस में जाएगा, उससे कम होशियार बच्चा है तो वो कॉमर्स में जाएगा, और जो बिल्कुल पढ़ने लिखने वाला नहीं है या लड़कियों के लिए ये समझा जाएगा कि लड़कियों के लिए तो आर्ट्स ही रखा हुआ है। लेकिन आप देखें ऐसा नहीं है। जो लोग होशमंद हैं, जो लोग अवेयर हैं, जिनको पता है कि आज आर्ट्स में भी करियर के एतबार से बहुत ज़्यादा गैर मामूली तरक्की और इजादात हुए हैं और आर्ट्स एज अ करियर ऑप्शन आया है, वहाँ पे आप देखिए आर्ट्स के अंदर क्या सूरत हाल है। 10वीं के बाद अगर आप बॉम्बे के बड़े कॉलेजेस में, जैसे मैंने सेंट जेवियर्स का पिछले साल का कट ऑफ आपके सामने रखा है, आर्ट्स का कट ऑफ 94% सेंट जेवियर्स में था। और इसी तरीके से बॉम्बे के जितने बड़े कॉलेजेस हैं उसमें आर्ट्स जो है वो 90 के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो अगर आपका 90 क्रॉस है तो आप आर्ट्स के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता है कि आर्ट्स के अंदर कितने बड़े और ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि साइंस की या इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए कैसा होता है, हमको जो है कोई इंतहा या एक्सट्रीम पे जाने से बचना है। मतलब या तो हम एकदम इस तरफ चले जाते हैं या तो एकदम उस तरफ चले जाते हैं। हमको एतदाल और बैलेंस वाला अप्रोच अडॉप्ट करना है। तो मैं आपको एक दूसरी इंतहा भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए दुनिया में ऐसा भी हो रहा है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि आज एक बहुत नया कंसेप्ट दुनिया में आया है और वो है ये कि बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस में आए हैं। अभी अगर किसी स्टूडेंट को 10वीं के बाद पूछेंगे इंजीनियरिंग जाना है तो वो क्या कहेगा कि मुझे आईआईटी में जाना है। क्यों आईआईटी में जाना है? क्योंकि उसका एक ड्रीम है, उसके जहन में एक ख्वाब उसने देखा है कि अगर वो कहीं से
इंजीनियरिंग कर सकता है तो IIT से हो सकती है। इसी तरीके से आप किसी मेडिकल एस्पायरेंट को पूछोगे, आपको बेटा अगर मेडिकल में 720 आउट ऑफ मान लो 720 मिले तो आप कहाँ जाओगे, तो उसका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, वो एम्स दिल्ली जाना चाहेगा। तो ये क्या हो गया है, लोगों के जहनों में मसखर है कि इंजीनियरिंग में और मेडिसिन के अंदर ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज भी नहीं है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर, मैं आपको कुछ मिसालें यहाँ पे पेश करूंगा। आप देखिए लॉ के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज वजूद में आए हैं। इंडिया में जैसे IIT के करीब 20 कॉलेजेस है, इसी तरीके से लॉ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 20 कॉलेजेस है जिनको NLU बोलते हैं। और ये NLU में एडमिशन मिलना ऑलमोस्ट उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक IIT में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट है। फिर ये NLU की मार्केट वैल्यू भी उतनी ही हाई, या इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक्चुअल्स के हिसाब से तो इट इज मोर हायर देन IIT ऑल्सो। आज जो टॉप NLUs है वो कौन से हैं? NLU बेंगलोर है, NLU हैदराबाद है, NLU दिल्ली है। और ये NLU के बारे में आप किसी स्टूडेंट से पूछिए, वो ये बोलेगा कि जो स्टूडेंट्स 5 ईयर NLU कोर्स कर रहे हैं, वहां से 5 साल का लॉ हासिल कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के अंदर ही वहां पे फॉरेन लॉ फर्म्स आके उनको इंटर्नशिप के लिए ले जाती है। तो एक NLU से पास आउट स्टूडेंट एक इंजीनियर से काफी हाई पैकेज मार्केट के अंदर आज ड्रॉ कर रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपको लगता था होटल मैनेजमेंट करना ये कोई, पहले ऐसा लगता था कि कोई बड़ा करियर नहीं है, लेकिन आज होटल मैनेजमेंट के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स आए हैं, IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उनके होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स वजूद में आए हैं। और ये भी ऐसे ही है, तकरीबन 20 इंस्टीट्यूट्स है, इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके अंदर एडमिशन मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इसी तरीके से लोगों को लगता था ड्राइंग तो क्या है, कोई करियर ही नहीं है, लेकिन आप देखिए JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अगर आपको ड्राइंग में एडमिशन लेना है, 5 साल के 4 साल के कोर्स के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है फाइन आर्ट्स के अंदर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में, तो उसका जो कंपटीशन जो है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इतना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जिसने वहां से ग्रेजुएशन कर लिया, जिसने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, उसके लिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बाहर खड़ी है और उसको एक बहुत बड़ा जॉब देने के लिए तैयार है। इसी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, आप सिर्फ गूगल कीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है। और यहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आपको इंडिया में जॉब मिलेगा ही नहीं, सारे फॉरेन कंपनीज आके आपको जो है वो जॉब के लिए लेकर जाएंगे। तो ये असल में अब क्या हो गया, जमाना बहुत ज्यादा बदल गया है और इस बदले हुए जमाने के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हम उस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे कि देयर इज स्कोप बियॉन्ड इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ऑल्सो, हम उसी कुएं के अंदर अपने आप को बंद करके रखेंगे। फिर आप देखें कि अब सवाल ये आता है कि जब इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम अपने लिए कौन सा करियर चूज करें। और आम तौर पे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स जो एक क्रॉस रोड पे खड़े होते हैं, जो उनको कंफ्यूजन का शिकार कराते हैं कि समझ नहीं आ रही है, पेरेंट्स कह रहे हैं ये करो, दोस्त कह रहे हैं वो करो, फला कह रहा है वो करो, और मेरा दिल कह रहा है कुछ और करो, और मुझे बिल्कुल क्या होता है समझ में नहीं आता है कि मैं अपने लिए कौन सा करियर चूज करूं। तो ये एक बहुत बड़ा अब क्या हो गया है, करियर चूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का डिसीजन है। उसकी वजह क्या है बताएं, कि आपने जितने जल्दी अपने करियर का सही इंतखाब किया, द अर्ली यू डिसाइड विच करियर इज बेस्ट फॉर यू, इट इज मोर बेटर फॉर यू। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। रोनाल्डो को मेरे ख्याल से लड़कों में तकरीबन सब लोग, लड़कियां भी पहचानती होंगी। रोनाल्डो के बारे में एक एट द एज ऑफ 8 to 10 years ओनली लोगों ने पहचान लिया, खुद रोनाल्डो को यह एहसास हो गया कि मैं एक बहुत बेहतरीन क्या हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ। और उसने क्या किया, फिर कभी मुड़कर नहीं देखा, वो फुटबॉल के अंदर आगे निकल गया और आज उसको दुनिया का नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर माना जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने करियर के डिसीजंस थोड़े लेट लेते हैं। जैसे आपने मिस्टर बीन मेरे ख्याल से कार्टून देखा होगा, मिस्टर बीन का जो एक्टर है वो असल में एक्टिंग फील्ड से नहीं आया है, वो इंजीनियर है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने ME किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एक अच्छा खासा जॉब में था। उसको कहीं स्ट्राइक हुआ कि असल में मेरा टैलेंट, मेरा पैशन तो कहीं और है, मेरा टैलेंट, मेरा पैशन तो एक्टिंग के अंदर है। और जब उसे ये एहसास हुआ, ये डिसीजन उसने लिया कि नहीं साहब, मेरा पैशन किधर है, एक्टिंग में, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ, 9 to 5 के जॉब में मैंने अपने आप को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है। तो उसने वो डिसीजन लिया कि मैं क्या करूंगा, अपने पैशन को फॉलो करूंगा। होता क्या है, हम अपने आप को नहीं पहचानते,
हम अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते, और फिर जॉब के हिसाब से हमारे जहनों में क्या है कि एक अच्छा जॉब होना चाहिए, एक अच्छी सैलरी होना चाहिए। लेकिन आप यकीन जाने, जॉब और सैलरी तो इंशाल्लाह, हमारा ईमान तो ये कि अल्लाह ने रिस्क हमारे तकदीर में लिख के रखा है, कोशिश शर्त है। अगर हम कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने जो लिखा है वही मिलेगा, उससे न कम न ज्यादा। लेकिन जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, जो चीज को आप चाहते हो, जो चीज को आप लव करते हो, जो आपका पैशन है, वो आपको वहां नहीं मिलेगा अगर आपने जबरदस्ती का कोई डिसीजन लिया जो आपकी फितरत के बिल्कुल मुखालिफ है। तो इसीलिए आप देखिए कि आज जरूरत इस बात की है कि जब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या फैसला करते हो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपका एक फैसला आपकी जिंदगी को क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा खुशहाल बना सकता है, या खुदा न खास्ता आपको बर्बादी की कगार पे भी ले जा सकता है। और हमारे साथ सिर्फ हमारी अकेले की जिंदगी नहीं होती है, हमारे साथ बहुत सारे और लोग और जिंदगियां क्या होती है, वाबस्ता होती है। हमारे घर वाले जिन्होंने हमारे लिए ख्वाब देखा है, जो खून पसीना एक करके हमको पढ़ा रहे है ना, जिनकी ख्वाहिशें, जिनकी तमन्नाएं हमारे साथ लगी हुई है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुछ करे। तो ये करने के लिए सबसे पहला माइलस्टोन है वो क्या है कि इंसान अपने आप को पहचाने और करियर का डिसीजन सही ले। तो ये करियर का डिसीजन कैसे लिया जाता है, मैं सबसे पहले तो इस जानिब आप लोगों को जो है ये बताना चाहूंगा कि करियर का डिसीजन कैसे लिया जाता है। हाउ डू वी चूज अ करियर। तो करियर को चूज करने के लिए ये एक जिग्जॉ पजल है, अलग अलग पीसेस होते हैं, इसको आपको मिला के असल में एक पिक्चर बनानी होगी। तो मैं वो अलग अलग पीसेस आपको बताऊंगा, वो पीसेस को कैसे जोड़ा जाता है वो बताऊंगा, जिससे क्या कर सकते हैं आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन करियर की तामीर कर सकते हो। आप देखिए, सबसे पहली चीज तो इंसान को यह मालूम होना चाहिए कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। करियर डिसीजन इज नॉट ओनली अबाउट डूज, कि आपको क्या करना चाहिए, इट इज ऑल्सो अबाउट डोंट्स, आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी आपको मालूम होगा। तो फैसला करना, डिसीजन लेना, करियर का इंतखाब करना हमेशा आसान होगा। तो डोंट्स के अंदर क्या चीजें आती हैं, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज तो आमतौर पे क्या होता है कि किसी करियर का बहुत ज्यादा क्या होता है, स्कोप होता है या धूम मची हुई होती है। जैसे आज क्या हो गया है, चैट जीपीटी का जमाना है और हर कोई चाह रहा है कि बस चैट जीपीटी। और चैट जीपीटी कहां से आई है, इजाद कहां से हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ है। क्योंकि मेरा ताल्लुक इस फील्ड से, आप यकीन जाने, हमारे पास माएँ आती है, मिडिल एज औरतें आती है और बोलती है सर हमको क्या करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाओ। उनको कहीं से दिमाग में ये बैठ गया कि बस अब क्या दुनिया में अगर कुछ हो सकता है तो वो क्या है, आईटी में करियर हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी जैसा कुछ बनाकर ही करियर हो सकता है। तो सबसे पहली जो गुजारिश या सबसे पहला जो डोंट है वो क्या है, डोंट ब्लाइंडली रश बिहाइंड समथिंग हैविंग ह्यूज स्कोप। ठीक है, या इसी तरीके से क्या होता है, देखिए मुसलमानों को तो आमतौर पे क्या है, दो ही करियर मालूम है, या तो मेडिसिन के अंदर लगता है करियर है या इंजीनियरिंग, और आज एक तीसरा जन्म जिसने लिया वो क्या है, लगता है कि चलो आईएएस भी एक अच्छा करियर हो सकता है। लेकिन आईएएस में कब जाएंगे, 12वीं ग्रेजुएशन के बाद ये सारे करियर अपॉर्चुनिटी से हम पिट जाएंगे, या एक तरह का क्या होगा, इनका मजा थोड़ा सा चख लेंगे और ये एहसास होगा कि ये फल हमारे लिए नहीं है, तब जाके हमारा जहन बनेगा कि हमको आईएएस। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए बिरादरान वतन की जो बच्चे हैं 8वीं से 7वीं से 6ठी से अपना करियर का डिसीजन ले लेते हैं, उनको कहाँ जाना है, वो अपने करियर को सही तरीके से चूज कर लेते हैं और उस हिसाब से उनके एफर्ट्स 8 साल 6 साल में लगते हैं। ठीक है, हमको लगता है कि किसी ने नीट में 2 साल पढ़ के ऑल इंडिया टॉप किया, हमको लगता है कि किसी ने 2 साल पढ़ के जेडबलई में टॉप किया, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और बच्चे क्या इन्फ्लुएंस होते हैं पता है आपको, अगर किसी ने, अभी कोई स्टूडेंट है जिसने नीट टॉपर का कोई नाम बता सकता है मुझको, ऑल इंडिया नीट के अंदर अभी जो रिजल्ट्स आए हैं 720 आउट ऑफ 720 किसको मिला है, जो लड़के को, कोई स्टूडेंट है जिसको मालूम है वो स्टूडेंट कौन है, उसका इंटरव्यू आपने सुना है, उसका अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो क्या उसने इंटरव्यू में बोला है कि मैं सिर्फ 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई करता था नीट के अंदर। लेकिन वो तो ये 2 साल का कह रहा है ना, पिछले 6 और 8 साल से वो कितना पढ़ाई कर रहा था उसका तो उसने तस्करा ही नहीं किया। अब हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, चलो नीट के लिए 6 और 8 घंटे पढ़ाई करेंगे तो क्या है, काफी है। हमने तो बिल्कुल कभी नीट का है ना मुंह भी नहीं देखा था, हमको तो पता ही नहीं है एनसीईआरटी किस बला के नाम है। हम जब 11वीं में 10वीं में नीट की तैयारी करेंगे तो हमको तो लाजमन 16 और 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं जो 6ठी और 7वीं से क्या कर रहे हैं, नीट की पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमको अपना क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा।
तो पहला ये है। और दूसरा क्या होता है कि आमतौर पे क्या होता है, किसी की सक्सेस स्टोरी से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि फला शख्स है ना, बिल गेट्स को देखो, इलन मस्क को देखो, इन्होंने क्या किया है, ये दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये तो इंजीनियर भी नहीं है, तो मेरे लिए भी क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा क्या, है ना। घर पे आके किसी को मान लीजिए आईआईटी में एडमिशन मिला और अगले दिन वो घर पे आके कहे, या एम्स में एडमिशन मिला और घर पे आके अगले दिन कहे कि अब्बा अम्मी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिल गेट्स को फॉलो कर रहा हूँ। बिल गेट्स ने ऐसे ही किया था ना, हेवर्ड में एडमिशन मिला था और पढ़ाई छोड़ दिया। तो किसी और की सक्सेस स्टोरी आपके ऊपर एज इट इज अप्लाई कभी नहीं होगी। उसके मजबूत पहलू को देखिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखिए, लेकिन उसका जो सक्सेस स्टोरी था जरूरी नहीं वो आपके लिए एज इट इज सक्सेस बन सकती है। अगर आपके पड़ोस में कोई बहुत हाई सैलरी जॉब ड्रॉ कर रहा है, कोई बहुत अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा है, तो इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि वो बहुत क्या है, सक्सेसफुल है, वो बहुत खुशहाल है। कॉर्पोरेट में उसके ऊपर मेंटल क्या प्रेशर है, क्या टॉर्चर है, वो आपको नहीं पता है। तो बराए करम किसी और की सक्सेस स्टोरी से आप इन्फ्लुएंस होकर क्या करें, अपने करियर का डिसीजन नहीं ले। तो ये पहला डोंट है। दूसरा डोंट में हम लोग आगे जाएंगे, वो है पेरेंट्स की विश, है ना। वालिदैन के एक बड़ी शदीद ख्वाहिश क्या होती है कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। अगर डॉक्टर है तो उसको लगता है कि मेरी जो विरासत है, मेरे बाद मेरा हॉस्पिटल, मेरा क्लिनिक कौन संभालेगा, मेरे बच्चे क्या, ये क्या बनता है, फर्ज बनता है कि वो क्या करे, आके मेरा क्लिनिक या हॉस्पिटल संभाले। अच्छा, वालिदैन डॉक्टर नहीं है तब भी उनकी शदीद ख्वाहिश होती है, जो हमारे अरमान थे ना कि हमने डॉक्टर बनना चाहिए था और हम महरूम रह गए, तो हमारे बच्चे ने क्या करना चाहिए, हमारी ख्वाहिश को हमारे बच्चे ने पूरा करना चाहिए। अच्छा, घर में कभी कभार कोई बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े एहतराम के साथ, दादी दादा या नाना नानी, और उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा क्या करना चाहिए, वकील के ड्रेस में, है ना, जो कपड़े होते हैं वो कपड़े पहनकर जज के सामने खड़े रह के वो आर्ग्यूमेंट करता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, मिलॉर्ड ऐसा गलत है। तो उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि हमारे बच्चे ने वकील बनना चाहिए। देखिए, पेरेंट्स आपके खैर ख्वाह है, आपके शुभ चिंतक है, वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अपनी विश को इम्पोज मत करें। देयर शुड बी ए हेल्दी डिस्कशन। एक अच्छे माहौल के अंदर, खुशगवार माहौल में आप बैठे, आपके वालिदैन बैठे, डिस्कस करें, मशवरा करें और फिर जो ज्यादा बेहतर चीज है उसकी तरफ आगे बढ़े। तीसरी चीज जो होती है वो ये, फ्रेंड्स, सिर्फ इसलिए कि मेरे सारे दोस्त क्या कर रहे हैं, वो कोर्स में या वो कॉलेज में एडमिशन ले रहे, तो मैं भी क्या करूंगा या करूंगी, मुझे भी तो फिर वही कोर्स करना पड़ेगा, या मुझे भी तो सिर्फ वही कॉलेज में जाना पड़ेगा। आपने मेंढे के बारे में सुना है ना, एक मेंढा चलता रहता और पीछे उसके बहुत सारे मेंढे चलते रहते हैं। तो मेंढा या मेंढी बनने में क्या नुकसान है, अगर आगे वाला मेंढा बड़ी खाई में गिर गया तो उसके पीछे जो मेंढे या मेंढी चलते रहती है वो क्या होते हैं, वो भी सारे खाई में गिरेंगे। तो फ्रेंड्स कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। चौथा चीज क्या है कि कॉलेज, आमतौर पे कि एक कॉलेज में बहुत अच्छा क्राउड है। देखिए, ये जूनियर लेवल पे, मतलब जूनियर कॉलेज के लेवल की बात कर रहा हूँ। डिग्री कॉलेज के लिए क्राइटेरिया अलग है, मैं उस पर आऊँगा इंशाल्लाह, अगर वक्त रहा तो आगे मैं उस पर भी आऊँगा कि डिग्री कॉलेज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कॉलेज सिलेक्शन के लिए, और जूनियर कॉलेज के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे ये याद रखिए कि जूनियर कॉलेज के अंदर सिर्फ इस वजह से कि किसी कॉलेज में बहुत अच्छा क्राउड है, ये कॉलेज का बहुत ज्यादा नाम है, आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेंगे, चाहे आपको कोई भी कोर्स मिले वहां पे, तो ये इंतहाई क्या होगा, गलत डिसीजन होगा। पांचवा जो होती है वो ये है कि सर ये बताइए कि सबसे इजी कोर्स कौन सा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और क्या पूछते हैं कि सर एक ऐसा कोर्स बताओ जो सबसे इजी है, सबसे कम मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा उसमें क्या मिलना चाहिए, लेकिन हाँ सैलरी सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक जोक सुना है आपने, एक इंसान जो है वो जॉब के लिए जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर उससे बहुत सारे सवाल करता है, उसको कोई सवाल का जवाब नहीं आता है। तो वो इंटरव्यूअर पूछता है अगर मान लो आपको जॉब पे रखे तो आप कितनी सैलरी दोगे, तो वो बोलता है मुझे 2 लाख रुपए कम से कम मिलना चाहिए। कितने? 2 लाख। तो वो बोलता है ठीक है, इंटरव्यूअर बोलता है ठीक है आप कल से आओ। तो वो पूछता है काम क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे ऑफिस में 2 टेबल है सुबह आने का, ये टेबल पे एक फाइल है उसको उठा के बाजू वाले टेबल पे रखने का, और शाम में जाते वक्त क्या करने का, वो वाले टेबल की फाइल उठा के पहले वाले टेबल पे रखने का। तो वो शख्स क्या कहता है, अरे सर क्या मजाक कर रहे हो। तो वो इंटरव्यूअर क्या बोलता है, शुरुआत किसने की थी। तो हमारा काम क्या होता है, हमको सबसे आसान चीजें चाहिए विद द हाईएस्ट रिजल्ट। तो दुनिया में ऐसा कोई चीज इजाद नहीं हुई है
चीज़ें आसान तभी हो सकती है जब आप अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से चीज़ें करेंगे, तब चीज़ें आसान होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डोंट्स के अंदर आती है, इसको कभी भी आपको रूल नहीं बनाना है। अब आइए डूज क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। इंटरेस्ट मतलब क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है, या जिसको हम कहते हैं कि व्हाट डू यू लव। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना चाहिए। और पढ़ाई के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको अच्छे लगते हैं, तो पहले तो ये देखना चाहिए। दूसरी चीज़, इंटरेस्ट से आगे बढ़ के एक बहुत अहम चीज़ है, वो आपका एप्टीट्यूड है। देखिए कैसा होता है, मान लीजिए किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं कि आप उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे किसी लड़के को क्रिकेट के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, वो क्या करता है, विराट कोहली को फॉलो करता है। विराट कोहली के सारी डिटेल्स उसको पता है, कितने सेंचुरी मारा है, कितने सेंचुरी मारेगा, और उसका आईपीएल का क्या रिकॉर्ड है, फलाना ढमा, सारी चीज़ें मालूम है। तो वो क्रिकेट उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि वो खुद भी क्या विराट कोहली के जैसा एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है क्या। तो आपका टैलेंट किसी चीज़ में है कि नहीं, ये जांचना उससे ज़्यादा अहम है कि आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपकी शख्सियत कैसी है, क्या आपकी शख्सियत किन चीज़ों का डिमांड कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत नर्म मिजाज है, और वो क्या हो गया, पुलिस में भर्ती हो गया, तो अब वो क्या करेगा। अगर हवलदार ने चोर को पकड़ के भी लाया तो वो क्या करेगा, वो चोर से बड़े शाइस्तगी से, बड़े अच्छे अखलाक से बात करेगा। देखिए आप खड़े क्यों हैं, आप बैठ जाइए, है ना। चोरी करना क्या है, ये एक बहुत गलत बात है। पुलिस के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, वहां तो एकदम रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के लोगों की जरूरत है, जो एक सिर्फ आंख उठाए तो क्या है, चोर डरना चाहिए। तो आपकी शख्सियत कैसी है, आपको वो भी देखना होगा। लड़कियां आमतौर पे ये गलती कर जाती है, जो रेस में हमको दौड़ाया जा रहा है ना कि सब बराबर है, तो अल्लाह ताला ने फितरतन सबको बराबर नहीं बनाया। मौके यकीनन सबको बराबर मिलने चाहिए। लड़कियों के लिए भी बहुत सारे अच्छी शोबे हैं। तो यहाँ पे लड़कियों से गुजारिश है, खासतौर से आप अपनी साख के हिसाब से देखिए कि फिजिकली विच करियर इज मोर सूटेबल फॉर यू। और इसी तरीके से आप देखिए कि फाइनेंशियली आज यकीनन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कि फाइनेंशियल क्रंच इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे तो पायलट ही बनना है ना, तो मुझे 1 करोड़ का क्या करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। अगर आपका घर इतना पैसा नहीं लगा सकता है तो क्या करें, आपका घर बेच के आपको पायलट बनाए। तो आपको करियर का इंतखाब थोड़ा वाइजली करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे मेरे ख्याल से तफसील से बात आएगी कि स्कॉलरशिप्स के एवेन्यूज़ क्या है। 2 एवेन्यूज जरूर याद रखें, एक तो EWS है, जहाँ EWS का कोटा है आपने EWS बना लेना चाहिए अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है। अगर EWS का कोटा नहीं है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की MHA-DBT की स्कॉलरशिप है, 1 लाख के अंदर 50,000 तक आपको क्या होता है, फीस रीइंबर्समेंट होता है। और भी बहुत सारे एवेन्यूज है, जाहिर सी बात है मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ। फिर हटके कुछ करियर्स हो सकते हैं कि आप वो देखें और उसके अंदर अपना क्या करें, करियर करने की कोशिश करें। तो ये एक तो डोंट्स की फहरिस्त है और एक डूज की फहरिस्त है। अब इसके बाद एक चीज और जो वजूद में आई है वो क्या है, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी आप देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके मेंटल एबिलिटीज को जांचने की कोशिश की जाएगी कि आपका टैलेंट एक्चुअली कौन से फील्ड में है, आपका टैलेंट कौन सी फील्ड में नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं और ये मैप करने की, ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये स्टूडेंट के हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट करियर कौन सा हो सकता है। तो ये अब एक स्किल है, ये एक साइंस है जिसकी मदद लेनी चाहिए, जिसकी मदद से क्या होता है, करियर का इंतखाब करना, करियर का डिसीजन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मुझे भिवंडी के बारे में पता नहीं, लेकिन कल्याण के अंदर जो इदारे से मेरा ताल्लुक है, एस्पायर, हम लोग यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सिर्फ कल्याण से नहीं, कल्याण के बाहर से भी बॉम्बे और अतराफ के बच्चे आते हैं और बड़े सक्सेसफुली, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करके उनको कंक्लूड कर पाते हैं कि उनको कहाँ करियर का डिसीजन लेना चाहिए। तो ये एक कहावत है जो नीचे लिखी हुई है, उसको पढ़ लीजिए, जो आपके बड़े काम में आएगी। आखिरी 2-3 चीज़ें, चूंकि वक्त नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेज का जो इंतखाब है, खासतौर से जो 11वीं के बच्चे वो यहाँ ध्यान दें कि एक है एडेड कॉलेज और एक है नॉन एडेड। आमतौर पे ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमको ये पता नहीं होता और हम क्या करते हैं, नॉन एडेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। मिसाल के तौर पे भिवंडी के अंदर BNN कॉलेज है, ठीक है। मैं आपको BNN का पिछले साल का कट ऑफ बताऊंगा। पिछले साल साइंस में BNN कॉलेज में, ये साल भी इनफैक्ट फीस जो है वो 12,500 है। कितनी साइंस की फीस है, 12,500 नॉन एडेड में। लेकिन अगर आप BNN के ही एडेड सेक्शन में अप्लाई करेंगे तो आपकी सिर्फ 370 रुपये में क्या हो जाएगा,
साल भर की फीस हो जाएगी। उसका कट ऑफ आपको मालूम होना चाहिए, आप उसमें बैठते कि नहीं। मैंने पिछले साल का BNN का यहाँ पे कट ऑफ डाला है। पिछले साल BNN में 430 मार्क्स पे कट ऑफ था, ये साल ये क्या हो जाएगा और कम होगा, क्योंकि पिछले साल के कट ऑफ से ये साल के कट ऑफ में फर्क है। इसी तरीके से कॉमर्स की फीस कितनी है, 9,000 रुपये नॉन एडेड में, लेकिन अगर आपके मार्क्स 405 है तो आपने क्या करना चाहिए, एडेड कॉलेज में लेना चाहिए एडमिशन। तो ये पहली चीज है जो आपको ध्यान देना है। दूसरी, उर्दू वर्सेस नॉन उर्दू, बड़ी माजरत के साथ 11वीं 12वीं हरगिज भी उर्दू मीडियम से मत कीजिए, 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम से कीजिए। उसकी वजह यह है कि जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, अक्सर 90-95% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सारे इंग्लिश मीडियम में ही होने वाले हैं। तो अगर आप उर्दू मीडियम को ही कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने आप को क्या करेंगे, वो सारे कंपटीशन से अपने आप बाहर लेकर आएंगे। अगर आप उस कंपटीशन में आएंगे भी तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये उर्दू नॉन उर्दू का मसला है ना। फिर उसके बाद में आप देखिए कि जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं, एक तो जूनियर कॉलेज के अंदर आज कॉलेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बहुत सारे कमर्शियल क्लासेस वजूद में आए, उसके अंदर भी बहुत सारे क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे आपने फिजिक्स वाला का अगर ऐप लिए तो 5,000 में आपके साल भर की कोचिंग होंगी। ये क्लासेस वाले तो आपको बोल रहे हैं कि 40-50 हज़ार रुपये हमारे टाई अप के कॉलेज में आ जाओ, अगरचे आप एडेड में जा सकते हो। मतलब जो पूरे आपके 40 से 50 हज़ार रुपये बच सकते हैं, वो क्लासेस वाले क्या बोल रहे हैं, आप हमारे टाई अप में आओगे तो आपको क्या करेंगे, ये 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बियॉन्ड देयर क्लासेस फीस आपको भरनी पड़ेगी। तो रास्ते बहुत सारे रास्ते ढूंढने वाला चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है पढ़ाई के अंदर, वो याद रखिए, वो है आपकी सेल्फ स्टडी। आपको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन मिला तो उसके बाद 14 से 16 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं, 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप यकीनन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यकीनन जो डिग्री कॉलेजेस है, बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, टीचिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, एक अच्छे एनवायरनमेंट की अहमियत है। और इसी तरीके से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, 11th-12th में कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स मैथ्स को ड्रॉप करते हैं। हरगिज भी ऐसी गलती मत कीजिए। आर्ट्स में भी है तो मैथ्स अगर ऑप्शन में मिलता है तो लीजिए। मैथ्स के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं आर्ट्स में, सिर्फ सिलेक्टेड कॉलेज है, लेकिन कॉमर्स में तो जरूर होते हैं। मैथ्स को बिल्कुल ड्रॉप मत कीजिए। ITCS तभी लीजिए ऑप्शनल जब आपका बजट आपको अलाउ करता है, वरना क्या होता है, एक बच्चा है जो स्कॉलरशिप के पैसे लेके पढ़ाई कर रहा है, अब उसके लिए ITCS मैंडेटरी नहीं है, और ITCS से आगे आपका कोई ऐसा ये नहीं होने वाला है। अगर आपका बजट है, आपने कोचिंग लिए हुए तो ITCS लीजिए, वरना ITCS और बाइफोकल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। फिर आप देखिए, ये सारी चीजें करने के लिए हम लोग कल्याण में एस्पायर का इदारा चलाते हैं। मैं सिर्फ ये इदारे की मिसाल इसलिए रख रहा हूँ कि आपके सामने एक मॉडल होना चाहिए कि एक इदारा बेस, एक इंस्टीट्यूशन बेस जब काम होता है तो काम रेगुलर बेस होता है। कल्याण में आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तलबा तालिबात को ये मालूम है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की भी बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं और ये इदारे से इस्तेफादा करते हैं, जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करा रहे, करियर गाइडेंस करते। बच्चे आते हैं, अलग अलग कोर्सेज के बारे में तफसीलात चाहिए होती है, उसका स्कोप, उसके अंदर कॉलेजेस वगैरह, हम लोग सारी चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर पाते हैं। काउंसिलिंग होती है, फॉर्म फिलिंग, सारे फॉर्म फिलिंग, स्कॉलरशिप से लेके एडमिशन से लेके एंट्रेंस के सारे फॉर्म फिलिंग की खिदमत हम लोग अंजाम देते हैं। गाइडेंस के बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग पूरे साल भर में कंडक्ट करते हैं, और स्टडी से रिलेटेड जितने स्टूडेंट को हेल्प चाहिए वो सारे हेल्प हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर मुझे 5 मिनट और मिलेंगे तो मैं अपनी स्लाइड को इंशाल्लाह कंक्लूड करूंगा। मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप देख लीजिए कि आज दुनिया में स्कोप हर जगह है ना। हमको लगता है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना, डॉक्टर और इंजीनियर सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए अगर आपके अंदर एक्सीलेंस है तो आप क्या कर सकते हैं। एक संजीव कपूर शेफ आज से 30-40 साल पहले इसने सोचा कि वो शेफ बनेगा, लेकिन उस वक्त लोगों को लगता था कि एक बावर्ची बनना कोई करियर हो सकता है और एक लड़के के लिए तो हरगिज नहीं, लेकिन उसने उस फील्ड के अंदर जाके ये सारी उसकी कामयाबियां हैं, ऐसी कामयाबियां हासिल किया, ऐसी कामयाबियां हासिल किया कि आज क्या हो गया, वो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे अक्लेम हो गया और उसकी सारी चीज़ें आती है। इसी तरीके से आप देखिए एक दूसरी फील्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई करियर बन सकता है। आज अमर्त्य सेन है, और रिसेंट में किसी स्टूडेंट को अगर मालूम होगा, एक बैनर्जी को भी क्या मिला है, नोबेल अवार्ड मिला है। ये 2 इंडियन है जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल अवार्ड मिला है, और इनके जो अकम्पलिशमेंट्स है अगर आप वो देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी ज्यादा कामयाबियां भी कोई एक ऐसी फील्ड में हासिल कर सकता है। फिर इसी तरीके से आप देखिए MF हुसैन का नाम आपने सुना होगा, सिर्फ इनकी एक पेंटिंग इतनी मशहूर हो गई थी, है ना, जिसका नाम स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस है, वो $1.14 मिलियन के अंदर बिकी है। मतलब एक एक पेंटिंग लाखों और करोड़ों में बिकती थी उनकी। तो आप अगर कोई फील्ड चुने जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको उसी में करियर करना चाहिए। आज हर जगह स्कोप है, हर जगह एक्सीलेंस के मौके हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी। आखिरी जो बात मैं रखना चाहता हूँ वो ये कि एक बार आपने फैसला ले लिया सारे मशवरे सारे एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद आप तवक्कल करना सीखें, अल्लाह पर भरोसा करें कि अल्लाह इसमें खैर रख। मशवरा करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले इस्तिखारा कर लेने का। एक बार आपको अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी कि यही बात जो ज़्यादा सही है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अल्लाह पर तवक्कल करना आपको सीखना होगा कि अल्लाह ताला इसमें क्या करेंगे, आपके लिए खैर रखेंगे। और हर वक्त आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, आपके गोल पे, आपके नज़्बुल ऐन पे होनी चाहिए। आप देखिए, जिसने एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया था वो कई बार नाकाम हुआ। उसने अपने घर की दीवार पे बड़ा सा एवरेस्ट का फोटो लगाया और उसमें बड़े इसमें लिखा था कि वन डे आई विल कॉन्कर यू। तो ये क्या होता है, आपका गोल आपके सामने रहेगा तो आप क्या होंगे, हमेशा अज़्म के अंदर जिएंगे कि नहीं इंशाल्लाह मैंने जो गोल तय किया है यकीनन मैं उसको क्या करूंगा, हासिल करूंगा या कर सकती हूँ। और आखिरी चीज़ ये कि जिद पैदा कीजिए, मेहनत करना सीखिए। आप देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारी तनकीदें की गई। एक तनकीद ये थी कि आप नौजुबिल्लाह दीवाने हैं, तो एक तो ये गलत उनके ऊपर बहतान था, लेकिन दीवाना इस मामले में भी कहते थे कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवानगी से क्या किए थे, कैफियत इख्तियार किए थे। तो हमको वो दीवानगी सी कैफियत अपने करियर के अंदर इख्तियार करनी पड़ेगी, जब जाके इंशाल्लाह कामयाबियाँ क्या करेगी, हमारे कदम चुनेंगी। तो ये कुछ बातें इस मौके से, इस टॉपिक के हवाले से थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को और ज़्यादा बगौर समझने और इसके मुताबिक अमल करने और खूब कामयाबी अता करे। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।